हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 10 देखेंगे, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे जो 18th सेंचुरी के आते आते क्या क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुए हमारी कंट्री में, कैसे जो है मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा और उनके जो मानसबदार थे, उनके जो गवर्नर थे वो क्या है उभर के आने लगे, इमर्ज होने लगे और अपना एक अलग जो राज्य है उन्होंने क्रिएट करना चालू कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टेट फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे दो मैप है, ठीक है, दोनों मैप को हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले का जो मैप है उसमें देखिए ये पूरा मुगल एम्पायर को बताया गया है। एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ मुगल एम्पायर 1700, ठीक है, 1700 के ये समय तक मुगल एम्पायर देखिए कहाँ से कहाँ था, यहाँ तक, और पूरा जो ये साउथ है वहां तक था, ठीक है। और कुछ कुछ जगह जो मराठास, हैदराबाद, बंगाल, मेजर सिटीज यहाँ पे पूरी दी गई है। सिक्स जो जो भी रूलर्स हैं उनके बारे में दिया गया है। और उसके बाद ये वाला मैप दिया गया है। तो मिड 18th सेंचुरी के आते आते मतलब 1750 के आते आते जो है मुगल एम्पायर जो है काफी हद तक मतलब उनकी बाउंड्रीज अब दिख ही नहीं रही है और बहुत सारी जगह जो छोटे छोटे रूलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है, ये वाला जो पिंक वाला जो एरिया है, ये बता रहा है कि ब्रिटिशर्स जो है ये भी यहाँ पे अपना राज्य जमा चुके हैं। So if you look at map 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century। तो हम मैप और 1 और 2 में हमने देखा कि बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर वे रीशेप्ड बाय इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम। तो जैसे कैसे कैसे जो है ये जो बाउंड्रीज है वो हट गई और जो है नए जो रूलर्स हैं उन्होंने अपना यहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया। बाय 1765 के आते आते यू विल नोटिस हाउ अनदर पावर ब्रिटिश हैज सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ द टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। तो देखिए 1765 के आते आते जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना कब्जा संभाल लिया। जो छोटे छोटे मतलब मेजर चंक्स हैं, मेजर टुकड़े हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, उसको अपने अधीन रख लिया है। What this map tell us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time। तो यहाँ पे देखेंगे मतलब 50 साल के ही अंतर में तो क्या हुआ, ये मैप क्या बता रहा है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन है 18th सेंचुरी में इंडिया की वो एकदम मतलब बहुत ही तेजी से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, ड्रामेटिकली मतलब बहुत ही प्रभावशाली तरीके से एकदम चेंज होने लगे और विदिन मतलब बहुत ही थोड़े समय में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। In this chapter, we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat 1761। तो देखिए इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब कब से, जब औरंगजेब जो है वो उसकी डेथ हो गई 1707 से और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 तक हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए हमने जब मुगल एम्पायर पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको जो फर्स्ट 6 रूलर्स हैं मुगल एम्पायर के वो क्या है, ग्रेट मुगल, उनको क्या कहा जाता है, ग्रेट मुगल्स या पावरफुल मुगल्स कहा जाता था। उसकी जो औरंगजेब के बाद के जो सक्सेसर्स थे वो उतने काबिल नहीं थे रूल करने के लिए, वो पूरे एम्पायर को मतलब संभाल के नहीं रख पाए। तो यहाँ पे देखेंगे द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल। तो क्राइसिस मतलब जो मुसीबत आ रही है, मुसीबत या ट्रबल, ठीक है, मुसीबत आ चुकी है एम्पायर में, मुगल एम्पायर में, और जो लेटर मुगल्स कौन कौन थे और वो कैसे कैसे थे उनको देखना है। इन द चैप्टर 4 यू सॉ हाउ द Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises during the closing years of the 17th century। तो हमने जो चैप्टर 4 में जब हम मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कैसे वो अपने एकदम सक्सेस की ओर बढ़ा मुगल एम्पायर, और उसके बाद धीरे से क्या हो गया, वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने लगा। दिक्कतें जो है उनको बहुत सारी आने लगी क्लोजिंग ईयर, तो 17th सेंचुरी के आते आते उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो these were the caused by many number of factors। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जो है जिनके कारण जो मुगल एम्पायर जो है वो परेशानियां झेलने लगा, जैसे कि
Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. तो देखिए औरंगजेब जो है वो लास्ट क्लास में जब उसने क्या किया, डेक्कन में जाके बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह लड़ी, जिसके कारण क्या है उसकी मिलिट्री जो है और जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो क्या हो गया, काफी हद तक खत्म हो गया। डिप्लीट मतलब खत्म कर देना, कम कर देना। अंडर इट सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक आउट। और देखिए जो औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे, जो उनके बच्चे थे, जो मतलब उसका बेटा हो गया, उसका परपोता हो गया, ये सब क्या है उतने एफिशिएंट नहीं थे। जो शाही जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या है वो संभाल नहीं पाया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या टूट गया। It become increasingly difficult for the later Mughals to keep a check on their powerful मानसबदार। तो देखिए जब मतलब मुगल एम्पायर जो है, मुगल रूलर्स जो हैं, एम्परर्स जो है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। जो पावरफुल मानसबदार से, जो मानसबदार वाला जो सिस्टम चला आ रहा था, तो उनको वो कंट्रोल करके नहीं रख पा रहे थे। और जो नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर सूबादार्स ऑफन कंट्रोल द ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। तो जो गवर्नर्स अपॉइंट करके रखे थे, नोबल को जो ऐसे गवर्नर अपॉइंट करके रखा जाता था, सूबादार, वो क्या कंट्रोल करते थे, जो ऑफिस था रेवेन्यू का, ठीक है, जो टैक्सेस वगैरह वो कलेक्ट करते थे, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी वही लोग कंट्रोल करके रखते थे। तो यहाँ पे रेवेन्यू को दीवानी कहा जाता है और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को फौजीदार। तो दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर द वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इसलिए क्या है उनके पास बहुत पावर होता था, क्योंकि वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर, तीनों जो इंपॉर्टेंट पावर्स है उनके हाथ में रहते थे। As the governor consolidated their control over the province and the periodic remission of revenue of the capital decline। तो देखिए जैसे गवर्नर्स जो है वो अपना जो कंट्रोल है, ठीक है, उसको क्या है वो जो अपने जो कंट्रोल है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से कंट्रोल करके रखा था उन्होंने। क्या क्या चीज को, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स को। तो जो गवर्नेंस है उन्होंने अपने पावर कंट्रोल को क्या कर लिया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है। कंसोलिडेटेड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लेना, जो जितने भी प्रोविंसेस उनके अंडर थे वहां पर। और जो पीरियोडिक रिमिशन मतलब जो वो छूट, ठीक है, जो कटौती है, वो क्या धीरे धीरे क्या करते जा रहे थे, जो रेवेन्यू वहां पे जो एम्परर को जाके देना है उसमें क्या करते जा रहे थे, कटौती करते जा रहे थे, छूट देते जा रहे थे। द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ द रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइंड, ठीक है। Peasants and जमींदार rebellions in many part of the northern and western India added to this problem। और जो peasants और जमींदार की जो rebellions है, विद्रोह जो कर रहे हैं, जो किसान हैं और जो जमींदार हैं वो विद्रोह करने लगे बहुत सारे मेजर पार्ट्स जो है नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया से, वो भी क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गया। दिस रिवॉल्ट वे समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर्स ऑफ माउंटिंग टैक्स। और ये जो रिवॉल्ट है वो किसके कारण हो रहा है, उनके ऊपर जो किसान हैं और जो जमींदार हैं उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ रहे थे। माउंटिंग मतलब इंक्रीजिंग जो टैक्स है, उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, इसलिए वो क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट बाय पावरफुल चिफ्टेंस टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन। और कई बार क्या होता था, जो पावरफुल चिफ्टेंस है ना, वो भी अपना जो कंट्रोल है उसको जो कंसिडर करने लगे, अपनी जो पोजीशन है उसको, मतलब वो अपने आप को एक राजा की तरह वहां पे जो भी उनका जो एरिया है वहां पे राजा की तरह राज्य करने लगे। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियन ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। तो मुगल अथॉरिटी जो है उसको हमेशा इस चैलेंज को फेस करना पड़ता था। जो रिबेलियन ग्रुप है, रिबेलियन ग्रुप कौन से हैं, पीजेंट्स और जो जमींदार का जो ग्रुप है, वो उनको पास्ट में भी वही सारे जो चैलेंजेस उसको झेलने पड़ गए। But these groups were not able to seize the economic resources of the region to consolidate their position। लेकिन अब जो ये ग्रुप है, ये क्या है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है उस रीजन का जहाँ पे वो है, उनको क्या करने लगे, कंसोलिडेट करने लगे अपनी पोजीशन को। द मुगल emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups। तो जो मुगल एम्परर्स है जो औरंगजेब के बाद आए, वो लोग मतलब ये जो ग्रेजुअल शिफ्टिंग हो रही थी, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी है, जो गवर्नर्स और चिफ्टेंस अपने अंडर लेते जा रहे थे, वो इसको रोक नहीं पाए और क्या है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, ठीक है, मतलब हार्वेस्ट तो हो रहा है, फसल तो निकल रही है, पैसे हैं, लेकिन क्या है, उनको खाली बताया जा रहा है। तो फॉलोइंग इज अ कंटेम्प्रेरी राइटर्स अकाउंट
ऑफ द फाइनेंशियल बैंक्रप्सी ऑफ द एम्पायर। तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी राइटर वो बता रहे हैं कि कैसे जो है फाइनेंशियल मतलब एकदम टूट गया जो फाइनेंशियल है ना, धोखाधड़ी, बैंक्रप्सी मतलब धोखाधड़ी एम्पायर के साथ कैसे हो रहा है। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्प्रोविज्ड। तो राजा जो है वो क्या है, बिल्कुल मतलब हारा टाइप का है, मतलब बिल्कुल हेल्पलेस है, उस पर कोई मदद नहीं कर सकता, और इम्प्रोविज्ड है। Impoverished है, their peasants raise 2 crops a year, but the lords are seeing nothing of either, and their agents on the spot are virtual prisoners in the peasant's hand, like a peasant kept his creditor's house until he can pay his debt. So complete is the collapse of the order and administration that though the peasants reaps a harvest of gold, his lord doesn't see so much as a wisp of straw. How then can the lord keep the armed force he should? How can he pay the soldiers who should go before him when he goes out, or the horsemen who should ride behind him? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो राजा है उनको सारी चीजों के बारे में पता नहीं रहता था, वो एकदम हेल्पलेस हो गए, और मतलब उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं था कि उनके राज्य में हो क्या रहा है। तो उनके जो पीजेंट्स है, जो किसान है, वो क्या है 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं एक ईयर में, और जो लॉर्ड्स है मतलब जो राजा है वो बिल्कुल ये सब चीजों से अनजान है, और जो एजेंट्स हैं उनके जो पावरफुल जो नोबल्स हैं और उनके जो सूबेदार मानसबदार वगैरह हैं, वो क्या एक्ट कर रहे हैं, वो वर्चुअल प्रिजनर्स इन द पेजेंट्स हैंड्स, है ना। वो जो किसान है उनको ये दिखा रहे हैं कि मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, और उनके जो क्रेडिटर्स हैं उनके पास उनको मतलब काम करना पड़ रहा है जब तक वो अपने उधार को नहीं चुका पा रहे हैं। और इससे क्या है, पूरा मतलब जो कोलैप्स हो गया, जो ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से चलने लग गया, बिल्कुल वो ऑर्डर को मानने नहीं लगे। पीजेंट जो है मतलब उनका हार्वेस्ट अच्छा हो रहा है, हार्वेस्ट ऑफ गोल्ड मतलब उनका जो किसानी वाला जो काम है, उनका जो उपज है वो अच्छा सारा है, लेकिन वो अपने लॉर्ड को क्या दिखा रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रॉ। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि हाँ उनके पास आ रहा है हार्वेस्ट पीजेंट्स के पास, लेकिन वो बिल्कुल दिखाना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन जो है लॉर्ड्स के पास जा रही है। तो अभी ये लॉर्ड के पास पैसे नहीं है, जो राजा उसके पास पैसे नहीं है, तो वो आर्म्ड फोर्स कैसे रखेगा, सोल्जर्स को कैसे मेंटेन करेगा, और हॉर्समैन वगैरह को कैसे मेंटेन करके रखेगा। In the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. तो देखिए इधर मिडिल है ना, जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, तो रूलर ऑफ ईरान कौन, नादिर शाह, यहाँ पे आया। उसने क्या किया, बहुत सारा लूटपाट किया। ठीक है, सैक्ट एंड प्लंडर मतलब बहुत ज्यादा लूटपाट करना। तो कहाँ पे गया इसने, दिल्ली सिटी ऑफ दिल्ली 1739, और बहुत सारा यहाँ से क्या है वेल्थ यहाँ से उठा के लेके आई। दिस इन्वेशन वाज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड बाय अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। और इसके बाद जो है फिर से जो है बहुत ही हम मतलब प्लंडरिंग रेड मतलब बहुत ही तबाही करने वाला जो रेड है, उसने अफगान रूलर कौन लाया, अहमद शाह अब्दाली, हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 times बिटवीन 1748 एंड 1761। तो देखिए मतलब कंटिन्यू यहाँ पे अटैक हो रहा है। पहले जो नादिर शाह आया 1739 में, उसके बाद जो है अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली आया 1748 और 1761 में। दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या है बहुत ही लूटपाट प्लंडर मतलब लूटपाट किया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नादिर शाह अटैक दिल्ली। नादिर शाह ने कैसे अटैक किया दिल्ली में, उसको हमको देखना है, दिया हुआ है कुछ। द डिवेस्टेशन ऑफ मतलब तबाही, डिवेस्टेशन मतलब तबाही ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर। वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेशरी एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो मुगल एम्प्रेरी से मुगल ट्रेशरी मतलब खजाना जो था मुगल्स का, वहां से क्या क्या लूट के लेके गए कौन, नादिर शाह, उसके बारे में बताया जा रहा है। 60 लाख रुपीज एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन्स, nearly 1 crore worth of gold ware, nearly 50 crores worth of jewels, most of them unrivaled in the world, revealed in the world, and the above included the peacock thorn। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिकॉक थॉर्न कौन लेके गया, कब लेके गया, तो पिकॉक थॉर्न को कौन लेके गया यहाँ से, नादिर शाह ने।
देखिए यहाँ पे कितना 60 लाख रुपीज हो गया, और 1000 गोल्ड कॉइन हो गया, करोड़ों की जो गोल्ड के बर्तन हो गए, और 50 करोड़ जो है ज्वेलरीज वगैरह हो गई। ये सारी चीज, और फिर जो ज्वेलरीज भी ऐसी है जिसको मतलब कोई दुनिया में किसी ने देखा ना हो, इस तरीके का ज्वेलरीज जो है वो कौन लेके गया? नादिर शाह लेके गया। अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वेशन इम्पैक्ट ऑन द दिल्ली। और ये जो इन्वेशन हुआ, ठीक है, ये जो उन्होंने वहां पे हमला बोला, उससे दिल्ली पे क्या इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में। दोस्त हु हैड बीन द मास्टर्स वेयर नाउ इन द डायर स्टेज एंड दोस्त हु हैव बीन रिबल्ड कुड नॉट इवन क्वेंच देयर थर्स्ट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कभी मास्टर्स हुआ करते थे, अब वो क्या है एकदम मतलब जैसे जब मतलब घर से बाहर एकदम सड़क पे आ चुके हैं, डायर स्टेज मतलब सड़क पे आ चुके हैं। एंड दोस्त में रिवर, जिनकी पहले कभी रेस्पेक्ट हुआ करती थी, वो बड़े बड़े घराने के हुआ करते थे, अब वो पानी भी नहीं मिल रहा है उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए। द रिक्लूस, ठीक है, द रिक्लूसेस वेयर पुल्ड आउट ऑफ देयर कॉर्नर्स। मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो मतलब अपने घर से बाहर मतलब पूरे तबाह हो गए। और वेल्दी जो है, जो भी रिच पीपल थे, जो भी अमीर लोग थे, वो क्या है बेगर्स के तरीके हो गए। दोस हु वर वंस एट द स्टाइल्स एंड क्लोथ्स वर नाउ नेकेड एंड दोस हु वर ओन प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस। और एक टाइम था जब लोग बहुत ही अच्छे कपड़े पहना करते थे जो लोग, अब क्या है इस तबाही के बाद, ये जो लूटपाट हुआ है उसके बाद क्या हो गया, वो मतलब बिना नेकेड हो गए हैं। मतलब अब उनके पास कपड़े के लिए भी पैसे नहीं है, और मतलब एकदम रोड पे आ चुके हैं। और जो प्रॉपर्टी है, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब वो क्या हो गए हैं? होमलेस हो गए, उनके पास कोई। द न्यू सिटी शाहजहानाबाद वाज टर्न टू रबल। रबल मतलब पूरा तबाह कर दिया नादिर शाह ने। एंड देन अटैक द ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉय अ होल वर्ल्ड दैट एक्सिस्टेड हियर। तो मतलब पूरा जो दिल्ली सिटी है उसको क्या कर दिया उसने? डिस्ट्रॉय कर दिया लूटपाट करके। तो यहाँ पे फोटो दिया गया है, वोटेड 1779, इसका है नादिर शाह का। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst the different groups of nobles. They were divided into two major groups or factions. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा प्रेशर के कारण, सब जगह से प्रेशर आने के कारण जो एम्पायर है, आपने देखा जैसे दिल्ली में लूटपाट हो रहा है, ब्रिटिश एम्पायर भी आ गए हैं, तो इससे क्या है, और जो पीसेंट्स है वो और जो जमींदार है वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या जो एम्पायर जो है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा वीक होने लग गया अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स। और उनके जो नोबल्स है वो भी अब वफादार नहीं रहे, उसके कारण भी जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बहुत ज्यादा वीक होने लगा। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर फैक्शंस, द ईरानियंस एंड, तो जो ग्रुप ऑफ नोबल्स हैं वो क्या है, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, द ईरानीज एंड द तुरानीज। ठीक है, नोबल्स और तुर्किश डचन। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्पायर्स वर पपेट्स इन द हैंड ऑफ आइदर वन और अदर ऑफ दिस पावरफुल नोबल्स। और ये जो पावरफुल नोबल्स हैं उनके हाथ में एकदम कठपुतली की तरह वो काम करने लग गए मुगल एम्पायर्स। द मोस्ट द मोस्ट पॉपुलर ह्यूमिलेशन केम व्हेन टू मुगल एम्पायर्स। तो बहुत ही मतलब बेइज्जती के बाद, ह्यूमिलेशन मतलब बेइज्जती के बाद तब हुई जब दो मुगल एम्पायर फारूक सियार जो 1730 से 1709 तक रूल किया, और जो आलमगीर टू था 1754 से 1759 तक, उन्हें क्या कर दिया, एसिनेट कर दिया मतलब फांसी पे चढ़ा दिया। एंड अदर टू, और बाकी दो जो अहमद शाह और शाह आलम टू वेयर ब्लाइंडेड, मतलब उनको अंधा कर दिया उनके नोबल्स ने। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है फारूक सियार रिसीविंग अ नोबल इन कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट देखना है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंस, सूबादार्स एंड ग्रेट जमींदार्स कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन होने लगा, जो उनके पावरफुल गवर्नर्स थे, ठीक है, वो लार्ज प्रोविंस में रूल करते थे, उनको क्या बोला जा रहा है, सूबादार्स। और जो जमींदार थे वो अपने पावरफुल जो पावर है उसको इंक्रीज करने लगे, कॉन्सिडर मतलब इंक्रीज करने लगे जो अलग अलग पार्टी सब कॉन्टिनेंट में। थ्रू द 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into number of independent regional states। और जैसे 18th century के आते आते, ठीक है, खत्म होते होते जो जो मुगल एम्पायर है वो एकदम टुकड़ों में बट गया। Broadly speaking, the state of 18th century can be divided into three overlapping groups। So सही तरीके से हम अगर बोले तो 18th century के आते आते जो ग्रुप्स है, थ्री ग्रुप्स में बट गए। तो स्टेट्स दैट वेयर ओल्ड मुगल प्रोविंस, ठीक है, जो स्टेट जो ओल्ड मुगल प्रोविंस के अंदर आते थे, लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ऑल द एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद मुगल एम्पायर। तो ये जो तीन जो
जगह है अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये जो है बहुत ही पावरफुल स्टेट्स थे मुगल एम्पायर के अंदर भी, लेकिन ये क्या है, अपना जो अथॉरिटी है वो मुगल एम्पायर के अंदर ही रखने लगे, मतलब उन्होंने अपना जो रिश्ता नाता है मुगल एम्पायर से वो नहीं हटाया। स्टेट दैट एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर मुगल्स, वतन जागीरदार, दिस इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटी। और कुछ जो स्टेट्स थे वो मुगल एम्पायर्स के तो अंदर थे, लेकिन क्या है वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे राजपूत के अंदर। तो यहाँ पे जो राजपूत प्रिंसिपलिटीज हैं उनके अंडर हुआ करते थे। और थर्ड जो है द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड द स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा सिख्स एंड अदर्स लाइक जाट्स। ठीक है, और तीसरा ग्रुप जो है वो किसके अंडर है, मराठा, सिख्स और जाट्स के अंदर। So these were of different sizes and had sized their independence from the Mughals after a long drawn armed wars. तो यहाँ पे different sizes जो है different size में, और मतलब इंडिपेंडेंस है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया मुगल एम्पायर से बहुत ही लंबे समय तक। उसके बाद जो है हमको देखना है ओल्ड मुगल प्रोविंस के बारे में। अमंग द स्टेट दैट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द मुगल प्रोविंस इन 18th सेंचुरी, थ्री स्टैंड आउट प्रोमिनेंटली। तो तीन जो 18th सेंचुरी के आते आते जो मुगल रूल के अंदर जो है तीन जो स्टेट है वो अलग से इंडिपेंडेंटली स्टैंड होके रहे। तो दिस वेयर अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह है। All three states were founded by the members of high Mughal nobility who had been governors of large province। तो ये जो तीन स्टेट्स है उनको किस मुगल नोबिलिटी के अंदर थे, तो सादत खान अवध में, मुर्शिद कुली खान बंगाल में और असफ जाह जो है हैदराबाद में। ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशंस एंड एंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर। तो ये जो तीनों हैं उन्होंने उनको उनको वो क्या थे, हाई मनसबदारी पोजीशन को होल्ड करते थे और हमेशा जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो एम्परर का बनाए हुए रखते थे। बोथ असफ जाह एंड मुर्शिद कुली खान हैड हेल्ड अ जाट रैंक ऑफ 7,000 ईच, व्हाइल द सदत खान जाट वाज 6,000। तो जो इनकी जो जाट वैल्यू है वो दी गई है। तो जाट वैल्यू कैसे होती है वो हम पहले के चैप्टर में जब मुगल एम्पायर हम पढ़ रहे थे तब हम देख चुके हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आगे जो है हम हैदराबाद, अवध, बंगाली सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।